हेलो एवरीवन। आज की जो न्यूज़ है वो है सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के बारे में। सिविल सर्विस एग्ज़ाम प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स, यूपीएससी टेल सुप्रीम कोर्ट। यूपीएससी जो है वो भी विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर को जो है इंट्रोड्यूस करने का प्लान कर रही है ताकि वो लोग भी एग्ज़ाम दे पाएँ बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये न्यूज़ थी आज की। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उचित बुनियादी ढांचा प्राप्त होते ही यूपीएससी परीक्षा में दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर शुरू करने की योजना बना रहा है। यूपीएससी ने अपने हल्फनामे में कहा कि जैसे ही विभिन्न केंद्रों पर सुरक्षित तरीके से परीक्षा आयोजित करने के लिए उचित बुनियादी ढांचा, सॉफ्टवेयर और उचित परीक्षण की व्यवहार्यता और उपलब्धता सुनिश्चित हो जाएगी, आयोग स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराकर दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगा। मतलब जैसे ही जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मिल जाएगा, वैसे ही दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए यूपीएससी जो है स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाएगा ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए एग्जाम देने में। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष यूपीएससी ने बताया कि 9 मई को उसने मौखिक रूप से कहा था कि स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर लागू करने के लिए उसे सामान्य सेवा परीक्षा नियम 2025 में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2025 का तो अभी ऑलमोस्ट एग्जाम कंडक्ट हो ही चुका है। क्योंकि न्यायालय ने इसे इसकी जांच करने के लिए कहा था। इसके परिणाम स्वरूप 15 मई को न्यायालय को सूचित किया गया था कि इस तरह के सॉफ्टवेयर को लागू करने में कई तार्किक समस्याएं हैं। हालांकि यह भी बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ प्रगति हुई है। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं इसको सॉफ्टवेयर को लागू करने में, लेकिन पॉसिबल हो जाएगा। उक्त घटनाक्रम के अनुसार आयोग ने सैद्धांतिक रूप से आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर का उपयोग शुरू करने का निर्णय लिया। मतलब अलग अलग एग्जाम्स के लिए जो है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए स्क्रीन रीडर का जो है सॉफ्टवेयर का यूज़ शुरू करने का निर्णय लिया है। हालांकि आयोग के पास बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं है, इसलिए 7 अगस्त को आयोग ने समन्वय पर्यवेक्षकों, जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट और संभागीय आयुक्तों से अनुरोध किया कि वे जल्द से जल्द ऐसी सुविधा उपलब्ध कराएं। मतलब वो अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर्स में जो हैं वो सॉफ्टवेयर को उपलब्ध कराएं। यूपीएससी ने विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है कि वे इस संबंध में जिला अधिकारियों द्वारा तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें। मतलब जो मुख्य सचिव हैं वो तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें। यूपीएससी ने राष्ट्रीय दृष्टिबाधित व्यक्ति सशक्तिकरण संस्थान देहरादून को भी पत्र लिखकर दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए परीक्षा आयोजित करने हेतु कंप्यूटर लैब और क्षेत्रीय केंद्रों का उपयोग करने की संभावना तलाशने का अनुरोध किया है। उन्होंने जो देहरादून में सेंटर है NIEPVD, उनको भी पत्र लिखकर कहा है कि वो विजुअली इम्पेयर्ड उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर लैब और क्षेत्रीय केंद्र उपलब्ध करवाएं। इसी तरह दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग DEPWD नई दिल्ली को भी NIEPVD कंप्यूटर लैब और शहर कंप्यूटर लैब और केंद्रों के उपयोग की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए पत्र लिखा गया है। प्राप्त प्रतिक्रिया में DEPWD ने कहा है कि वह इन केंद्रों को दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए परीक्षा आयोजित करने हेतु समर्पित परीक्षा केंद्रों के रूप में अपग्रेड करने को तैयार हैं। मतलब वो जो एग्जाम सेंटर्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं इस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। इस शर्त के साथ आवश्यक सॉफ्टवेयर परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रोटोकॉल और प्रश्न पत्रों के प्रारूपण की सुगमता पूरी तरह से यूपीएससी की जिम्मेदारी रहेगी। मतलब कि एग्जाम जो पेपर होगा वो यूपीएससी उपलब्ध कराएगा और जो परीक्षा आयोजित करने के लिए प्रोटोकॉल वगैरह होंगे वो भी यूपीएससी की जिम्मेदारी रहेगी। तो ये ऐसे है कि वो वर्क कैसे करता है। ये स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है जो कि वॉइस कमांड के थ्रू भी कंट्रोल होगा और इसके अंदर ब्रेल डिस्प्ले भी होगा जिसके थ्रू वो रीड कर पाएंगे। अब है यूपीएससी क्या है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसे भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 के तहत स्थापित किया गया था, जिससे इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग के रूप में हुई थी। 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद संविधान लागू होने के साथ इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया।
स्वतंत्रता के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान के तहत ही इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। मतलब ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग को केंद्र सरकार के कई पदों पर भर्ती करने के लिए एक स्थायी निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। अनुच्छेद 318 के अनुसार एक अध्यक्ष और एक निश्चित संख्या में सदस्यों के साथ आयोग की स्थापना की जाएगी। मतलब सदस्यों का और अध्यक्ष का जिक्र है वो अनुच्छेद 318 में है। अध्यक्ष और सदस्यों की शर्तें भारतीय राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। इसी प्रकार राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त करते हैं। मतलब कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और उनकी सेवा की शर्तों की जिम्मेदारी जो है वो भारतीय राष्ट्रपति की होगी। अभी देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो यूपीएससी के बारे में है। आर्टिकल 315 में लिखा गया है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। जैसे यूपीएससी है वैसे ही स्टेट पीसीएस भी होता है। अनुच्छेद 316 में लिखा गया है सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद 317 में संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। 317 में जो है प्रोविजन है कि किसी मेंबर को कैसे हटाया जाएगा। अनुच्छेद 318 में लिखा गया है आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 में लिखा गया आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर प्रतिषेध। मतलब अगर वो मेंबर नहीं रहते हैं, रिटायर हो जाते हैं तो और कोई पद धारण नहीं करेंगे। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 321 में है लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 में है लोक सेवा आयोग का व्यय और 323 में है लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। तो ये कुछ आर्टिकल थे। संघ लोक सेवा आयोग जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, ये सब हैं भारतीय सिविल सेवा के अंतर्गत, परीक्षा के अंतर्गत। संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, सीडीएस और ईएफपीओ के भी कुछ एग्जामिनेशंस, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, संयुक्त भूविज्ञानी परीक्षा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना परीक्षा एनडीए, भारतीय आर्थिक सेवा परीक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा। तो ये कुछ एग्जाम्स हैं जो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। अब है यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया भारत के संविधान में उल्लेखित है। अनुच्छेद 316 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति यूपीएससी के सदस्यों को नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति को सदस्यों की नियुक्ति और स्थानांतरण के संबंधित मामलों पर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से परामर्श करना आवश्यक है। हालांकि यूपीएससी द्वारा दी गई सलाह है जो बाध्यकारी नहीं है। मतलब कि यूपीएससी जो है प्रेसिडेंट यूपीएससी से परामर्श करता है परंतु वो बाध्यकारी नहीं है। यूपीएससी की सदस्यता के लिए योग्यताएं भी संविधान में निर्दिष्ट हैं। अनुच्छेद 316 में यूपीएससी के सदस्य नियुक्त होने के लिए जो पात्र हैं उनके लिए कुछ मानदंड दिए गए हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। एक तो वे भारत के नागरिक हों, वे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक लाभ का पद धारण किए हुए हों, वे कम से कम 10 वर्षों तक लगातार एक उच्च न्यायालय या 2 या अधिक ऐसे न्यायालयों के अधिवक्ता रहे हों, उनके पास ऐसी शैक्षिक योग्यता अनुभव जिसे राष्ट्रपति उपयुक्त मानता हो। ये कुछ मानदंड हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक होता है। अब है सदस्यों को हटाना। भारत के राष्ट्रपति के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 317 में उल्लेखित कारणों से यूपीएससी के सदस्यों को हटाने का अधिकार है। किसी भी समय संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। मतलब यूपीएससी के सदस्यों को हटाने का अधिकार भी प्रेसिडेंट के पास है और वो अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। यदि आयोग के किसी सदस्य पर दिवालियापन का आरोप लगाया जाता है या अपने पद के जो कर्तव्य हैं उनके अलावा कोई अन्य भुगतान वाली नौकरी करने में लगा हुआ है तो उसे हटाया जा सकता है। कदाचार जो लिखा हुआ है मिसबिहेवियर, इसके आधार पर भी किसी सदस्य को पद से तभी हटाया जाएगा जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय ऐसे दुर्व्यवहार की जांच करेगा और उसे उचित ठहराएगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा कि जो कदाचार का आरोप लगाया गया क्या वो सही है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि सदस्य मानसिक या शारीरिक बीमारी के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है तब भारत के राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं। एक तो दिवालियापन होने पर, कदाचार की स्थिति में, या फिर अगर शारीरिक बीमारी के कारण वो पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है तो भी प्रेसिडेंट उसे हटा सकते हैं। संविधान में यूपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए कदाचार मिसबिहेवियर शब्द का प्रयोग किया गया है जिसके बाद राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें पद से हटाते हैं। यह प्रक्रिया अनुच्छेद 317 के अंतर्गत आती है जिसे पद से हटाए जाने की पूरी प्रक्रिया का उल्लेख है।
तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें यूपीएससी ने एग्ज़ाम्स में विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने की डिमांड की, प्लानिंग की है कि वो सॉफ्टवेयर बनाएंगे ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं वो अच्छे से एग्ज़ाम दे पाए, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके साथ ही हमने यूपीएससी के बारे में जाना, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। तो इसी के साथ हमारी न्यूज़ ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।